everyone, warm greetings to all of you. My name is Mayank and I am going to review the NMAT exam that I wrote today, 12th October 2022. Well, before that, I would like to mention a few things which are relevant, जो आपको थोड़ी देर में समझ में आएंगी. I have been a GMAT trainer for a very long time, for many years. So I know chappa chappa of GMAT. क्या क्या चाहिए होता है, what is adaptivity of the paper. So as you know, NMAT becomes adaptive from this year. तो मैंने आज जाकर वो एग्ज़ाम लिखा. बिफोर आई स्टार्ट विद द एनालिसिस द रिव्यू ऑफ द एग्ज़ाम, आई वांट यू टू नो दैट आई एम गोइंग टू मेक 3 वीडियोस ऑन द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ NMAT. और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं QA, LR और वर्बल के ऊपर 3 वीडियोस बनाऊंगा तो आपका सोचना गलत है. एक वीडियो के अंदर कंटेंट के ऊपर एनालिसिस होगा, एक वीडियो में बनाऊंगा फॉर यू टू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट अडेप्टिविटी इज़, हाउ द एल्गोरिदम वर्क्स. और तीसरी चीज़ कि what not to do and what to do before the exam starts. ओके, तो ये वीडियो जो सबसे ज़्यादा लोगों को चाहिए होता है कि भाई बताओ एग्ज़ाम में क्या आया, उसके ऊपर हम बात शुरू करते हैं. देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मुझे आज ऐसा लगा कि मैं GMAT का एग्ज़ाम लिख रहा हूँ. मुझे लगा ही नहीं कि मैं कोई इंडियन NMAT एग्ज़ाम लिख रहा हूँ, क्योंकि GMAT के लिए मैंने बहुत पढ़ा है, उसके बहुत सारे मॉक्स लिखे हैं, बहुत ट्रेन किया है, लोगों से बहुत फीडबैक सुने हैं, क्वेश्चंस देखे हैं. तो मुझे बिल्कुल लगा, और टर्न बाय टर्न मैं ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा जिससे ये आपको समझ में आएगा कि मैंने ये लाइन क्यों बोली है. सो आई एम नॉट सेइंग कि ये GMAT का एग्ज़ाम मुझे लगा क्योंकि GMAC ने बनाया है. आई होप यू नो दैट NMAT इज़ गवर्नड बाय ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन काउंसिल, GMAC, द फादर कंपनी दैट कंडक्ट्स द एग्ज़ाम GMAT. ओके, सो एज़ यू नो, अगर आपको नहीं पता है तो अभी मैं बता देता हूँ कि NMAT एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर आप ऑर्डर ऑफ द सेक्शंस चुन सकते हैं. ठीक है, तो QA, LR एंड वर्बल एबिलिटी, तो इनका आप किस ऑर्डर में आप करना चाहते हैं आप ये चुन सकते हैं. वेल, एज अ ट्रेनर and as somebody who analyzes the exams psychologically as well, तो मुझे, जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे मेरे गुरुओं ने जो बताया था, मैं भी वही आपको बताना चाहता हूँ कि आइडियली द बेस्ट ऑर्डर इज़ जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं उस सेक्शन को सबसे पहले करिए शेड्यूल, और जिसमें आप सबसे वीक फील करते हैं उसको बीच में शेड्यूल करिए, और तीसरे नंबर पे शेड्यूल करिए जो आपका मिडिल वाला सेक्शन है. तो जैसे मेरे लिए ये 3 सेक्शंस होते हैं: QA माई स्ट्रॉन्गेस्ट, LR सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट, एंड VA इन विच आई डोंट फील एज कंफर्टेबल एज आई डू इन QA. ठीक है, तो ये तो हुई थ्योरेटिकल बात. अब मैं आता हूँ प्रैक्टिकल बात पे. लाइफ में पहली बार आज मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं 14 years CAT trainer in the areas of QA, LR and DI, and feeling not at all comfortable in the VA section, scored best in VA across all the 3 sections. और ये सारी की सारी देन है क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो इंडियन एग्ज़ाम्स कंपेयर्ड टू अदर इंडियन एग्ज़ाम्स मैनेजमेंट टेस्ट्स से बहुत अलग है, बहुत अलग दिखा मुझको आज. तो इसी के बारे में बात करने वाला हूँ. तो मैंने जो आज सेक्शंस अलाइन किए थे वो अपने गुरुओं की बात ना मानकर किए थे, क्योंकि मैं एडमिशन सीख नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ एग्ज़ाम लिखना था. लेकिन जो मैंने आपको पहले बात बताई आप उसके ऊपर ध्यान रखिएगा. तो मैंने सेक्शन सबसे पहले QA रखा, उसके बाद LR रखा. बाय द वे, मैं बार बार बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूँ, हमारी आदत है LR DI बोलने की, लेकिन NMAT में LR DI नाम का सेक्शन नहीं है. इट्स ओनली लॉजिकल रीजनिंग, crystal clear. DI is asked in the QA section and DI the term is not even used anywhere. कहीं पर भी डेटा इंटरप्रिटेशन वर्ड्स का नाम ही नहीं यूज़ हुआ. QA के सेक्शन में ही आई थिंक 2 सेट आए थे, 4-5 क्वेश्चंस के, 4 क्वेश्चंस के शायद, और उसके बारे में अभी आपको बताता हूँ. तो DI कम्स अंडर QA, जैसा कि काफ़ी हद तक ZAT में होता है, और लॉजिकल रीजनिंग प्योरली लॉजिकल रीजनिंग है. VA सेक्शन अलग है. तो मैंने ये किया था. VA सोचिए सबसे आखिरी में किया जब तक दिमाग थक जाता है थ्योरेटिकली. उसके बाद भी आई, who is primarily a quant and LRDI trainer, I scored 81 out of 120 in QA, 86 out of 120 in VA and 75 only in LR.
तो इतनी मेगर परफॉर्मेंस जो थी मेरी एलआर में, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने बिल्कुल सच्चाई से आपको अपना स्कोर बताया है बिल्कुल ना बढ़ा के ना कम करके बताया है, सो दैट यू कैन गेट द क्लियर पिक्चर और मैं एनालिसिस बिल्कुल आपको बताऊं। तो क्यूए सेक्शन में क्या हुआ, एक मुझसे गलती हो गई थी, जिसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा आपको दूसरे वीडियो में। तो जिस सेंटर पे मैं गया था, इट वाज इन ग्रेटर नोएडा सम कॉलेज, और वहाँ पर एग्ज़ाम 12 बजे शुरू होना था। मैंने घड़ी शुरू से नहीं देखी कि मैं कितने बजे वहाँ पहुँच गया, मैं बहुत जल्दी पहुँच गया था और मेरा सारा सब कुछ, एवरीथिंग, ऑल द फॉर्मेलिटीज़ वर डन, एंड देन आई हैपन टू स्टार्ट द एग्ज़ाम। मैं नेक्स्ट करता गया, मुझे लगा कि जो टाइम है उसी पे शुरू होगा, लेकिन मैं नेक्स्ट करता गया और एग्ज़ाम शुरू हो गया। तो मैंने बीच में घड़ी देखी तो पता चला अभी तो 12 बजने में 20 मिनट है और मैंने एग्ज़ाम पहले ही शुरू कर दिया, व्हाइल एवरीबडी वाज वेटिंग। तो वो सारा जो शोर शराबा हो रहा था, जो इन्विजिलेटर्स आ के ज्ञान दे रहे थे और वो चिल्ला रहे थे और वो बोल रहे थे, इंस्ट्रक्ट कर रहे थे, वो सब हैम्पर कर रहा था क्योंकि मेरा एग्ज़ाम शुरू हो चुका था। नाउ क्यूए के सेक्शन में आपको पर क्वेश्चन बेसिस पर सबसे ज़्यादा टाइम मिलता है। देयर आर, एज यू नो, 36 क्वेश्चंस इन ऑल द 3 सेक्शंस। क्यूए में आपको 36 क्वेश्चंस के लिए 52 मिनट्स मिलते हैं, एवरेजली स्पीकिंग अ लिटिल लेस देन 1.5 मिनट्स पर क्वेश्चन। लेकिन शुरुआत के क्वेश्चंस आपको जल्दी करने होते हैं और सही भी करने होते हैं, दोनों, अडेप्टिविटी की वजह से। अडेप्टिविटी के ऊपर इसीलिए मैं अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगा, एक ही वीडियो में सब कुछ बहुत हौच पौच हो जाता है। तो अडेप्टिविटी की वजह से, सिंस आई नो व्हाट अडेप्टिविटी इज़ एंड व्हाट इट डज टू द स्कोर, शुरुआत के क्वेश्चंस में अगर आपसे सिली मिस्टेक्स हो गई 3-4 तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, फिर आपको वो टॉप स्कोर पहुंचने में बहुत ज़्यादा सोच समझ के और बहुत लाइन से सही क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, क्योंकि स्लॉट्स जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर है क्वेश्चंस का, और गलत करने पर ग्राफ नीचे आ जाता है। तो अडेप्टिविटी वाला वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें मैं आपको ये समझाऊंगा कि अडेप्टिविटी क्या है, एल्गोरिदम कैसे चलता है, आपके मार्क्स का ग्राफ कैसे आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनलाइक अदर इंडियन एग्ज़ाम्स, ऐसा नहीं है कि अरिथमेटिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आए। आई वॉज अ लिटिल शॉक्ड टू सी कि एक भी क्वेश्चन शायद मुझे टाइम स्पीड डिस्टेंस से नहीं दिखा, एक भी क्वेश्चन मुझे टाइम एंड वर्क से नहीं, एक क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क से। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जीमैट जो एग्ज़ाम है, अगर आपने उसके लिए कभी प्रिपेयर नहीं किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको एक जो चीज़ें बताना चाहता हूँ जीमैट के बारे में, कि जीमैट में क्यूए में अच्छा करने के लिए भी आपको वीए में अच्छा होना होता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ट्विस्टेड होती है, ज़रा एक शब्द इधर उधर हुआ और आपसे गलत हो जाएगा क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली अटैकिंग होते हैं। आपको लगता है मैथ है मैथ है मैथ है, लेकिन उसके अंदर साइकोलॉजिकली बहुत कुछ, क्वांट के क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस भरे पड़े थे जिसमें ट्रैप ऑप्शंस भरे हुए हों। इट वॉज फुल ऑफ द क्वेश्चंस इन विच देर वर सो मेनी ट्रैप ऑप्शंस। आप ज़रा सा एक वर्ड इग्नोर करेंगे और आपका जो आंसर आएगा वो वहाँ पे टॉप पे लिखा होगा और वो आंसर गलत होगा। तो बहुत ही फूंक फूंक के कदम रखना है, सोच समझ कर एक एक वर्ड को लेना है। बिल्कुल भी अगर आपके साथ वो सिंड्रोम है कि आप क्वेश्चन को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और आपसे गलती हो जाती है, तो प्लीज़ 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 इस बात को बहुत सोच समझ के करिए। आंसर मार्क करने से पहले एक बार क्वेश्चन की आखिरी लाइन पढ़ लीजिए, 3-4 शब्दों में गेम हो जाता है। तो नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ एडिशनल मैन, ये गलती बहुत कॉमनली होती है। तो जस्ट एन एग्जाम्पल आई गेव यू। तो बहुत जो है कम क्वेश्चंस थे अरिथमेटिक के, सारे सेक्शन से बराबर क्वेश्चंस थे। दिस इज़ एन एग्ज़ाम अनलाइक द अदर इंडियन एग्जाम, जहाँ से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी से एक अच्छा खासा चंक ऑफ क्वेश्चंस आया था। गुड न्यूज़ इज क्वेश्चंस वर नॉट दैट डिफिकल्ट। देखिए, जब पेपर अडेप्टिव होता है ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन टफ या इजी आया था, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ द क्वेश्चन एंड हाउ यू हैव बीन डूइंग द पेपर। तो अगर आपने लाइन से 10 क्वेश्चंस किए हैं और अब 11वां क्वेश्चन पीएनसी का आ रहा है, तो और लाइन से 10 क्वेश्चन सही किए हैं, तो 11वां क्वेश्चन जो है वो टफ आएगा। अब वो पीएनसी का भी हो सकता है, ज्योमेट्री का भी हो सकता है। बाय द वे, ज्योमेट्री भी मुझे बहुत ही नाम मात्र की देखने को मिली, ना के बराबर मिली। तो जो जो चीज़ें जो है कैट के लिए या दूसरे एग्जाम्स के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, उनमें से बहुत कम आया था। दैट इज़ अ शॉकिंग रिवेलेशन दैट आई वांटेड टू मेक। अलजबरा अच्छी खासी थी, लेकिन काफ़ी जेनरिक थी। जो हमें लगता है इंडियन एग्जाम्स और इंडियन बुक्स में ये फार्मूला, वो थ्योरम, फलाना ढिमाका, वो सब कुछ यूज़ नहीं हुआ। नंबर्स से क्वेश्चंस थे, नंबर ऑफ फैक्टर्स के ऊपर, एलसीएम एचसीएफ के ऊपर,
लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो आपको लगे कि इसके लिए बहुत स्पेशली कोई फॉर्मूला याद करना है या कोई थ्योरम याद रखनी है या कोई प्रोसेस याद रखना है। बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें थी। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, लैंग्वेज का बहुत खास ख्याल रखना है। अगर आप लैंग्वेज के साथ बहुत अच्छे नहीं हैं तो आप मैथ्स में कितने भी अच्छे हों, आपका वो सेक्शन अच्छा नहीं हो पाएगा। ओके, सो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगेन इसके बारे में अडेप्टिविटी वाले वीडियो में बहुत स्ट्रांगली मेंशन होगा। क्वेश्चन छोड़ने की सज़ा गलत करने से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बीइंग एन एक्सपर्ट साइकोलॉजिकली इतना ज़्यादा वो हो जाता है। आपके पास जब आखिरी में 5 मिनट बचे हों तो आप देखिए कि कितने क्वेश्चंस बचे हैं, फिर आपके पास वक्त नहीं है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, फिर आपको मार्क कर देना है, एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। अगर क्वेश्चन छूट गया तो आपका स्कोर नीचे आ जाएगा, जहाँ पर भी आप पहुँचे हैं वहाँ से नीचे आ जाएगा। अगर आपने बाकी के बचे हुए सारे क्वेश्चंस गलत कर दिए तो स्कोर नीचे नहीं आएगा, वहीं रहेगा। इसके बारे में मैं अडेप्टिविटी वाले वीडियो में मेंशन करूँगा। तो बहुत मैंने खास ख्याल रखा, लेकिन लालच बुरी बला। सो ग्रीडी, जब मेरे पास 5 मिनट रह गए तो मेरे पास 10 क्वेश्चंस बचे हुए थे। हुआ क्या कि शुरुआत में डिस्टर्बेंस था, बिकॉज आई स्टार्टेड द पेपर अर्लियर, सो दैट बिकेम अ पेन फॉर मी। तो प्लीज़ आप ऐसा मत करिएगा जब टाइम हो तभी शुरू करिएगा। आप ग्रुप में एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं शुरुआत के क्वेश्चन जब सही करता चला गया तो क्वेश्चंस इतने टफ आने लगे कि आई थिंक मैंने पिछले 5 साल की बात करूं, शायद 2018 के पहले और बाद इतने टफ क्वेश्चंस देखे नहीं थे कैट में भी। सो द क्वेश्चंस वर रियली रियली डिफ़िकल्ट। एक होता है डिफ़िकल्ट कि उस टाइम ना हो बाद में हो जाए, एक होता है कि बाद में भी ना हो। तो उस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। काफ़ी डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी हाई पहुंच गया था, विच वॉज अ गुड न्यूज़। दैट मेंट कि मैंने शुरुआत के क्वेश्चन सारे सही किए हैं और अब स्कोर एक अच्छे लेवल पे पहुंच गया है। लेकिन बहुत स्टूपिड मिस्टेक मुझसे हुई, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर एक एक्सपर्ट लेवल पे आदमी जो इतने साल से पढ़ा रहा है, जो कैट में 99.9 प्लस परसेंटाइल लाता है लगातार, अगर उससे मिस्टेक हो सकती है तो किसी से भी हो सकती है। इट्स ऑल साइकोलॉजिकली। हर क्वेश्चन जो आपको लगता है कि हो जाएगा और टाइम उड़ जाता है, पता नहीं चलता। मुझे पता भी नहीं चला कि 5 मिनट बचे थे, वहाँ से कैसे 30 सेकंड रह गए। और आपको तो माउस से क्लिक करना है, नेक्स्ट भी दबाना है, ऑप्शन भी दबाना है, फिर नेक्स्ट दबाना है। इस प्रोसेस में मेरे 4 क्वेश्चंस अनमार्क्ड रह गए, जिसकी वजह से मेरा स्कोर सब्सटेंशियली नीचे आ गया। वरना आई थिंक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मेरा क्यूए का स्कोर जो है वो वीए से नीचे आ जाए। सो दैट इज़ वाई, अब पता नहीं मैं इस बात के लिए खुद को कब माफ़ कर पाऊँगा जीवन में, बट सो ये हुआ, अच्छा हुआ, एटलीस्ट इसको मैं इस वजह से वीडियो में बता पा रहा हूँ। सो क्यूए की कहानी ये थी कि क्वेश्चंस जेनरिक थे, कहीं से भी, मतलब रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस ज़्यादा थे, रीजनिंग टाइप मैथ क्वेश्चंस ज़्यादा थे। ओके, और कोई पर्टिकुलर टॉपिक का मैं नाम लूँ कि यहाँ ये पढ़ के चले जाओ, इससे ज़्यादा होगा। अच्छा, एक और चीज़ है, मेरे एग्ज़ाम में ऐसा हुआ तो ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में भी टीएसडी का क्वेश्चन ना आए, या टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन ना आए, या ज्योमेट्री का क्वेश्चन ना आए। हो सकता है कि आ भी जाए। ओके, लेकिन आई थिंक एनमैट ऑफिशियल गाइड जो है और जीमैट की भी ऑफिशियल गाइड के क्वेश्चंस आप लगा लीजिए। मेरे एग्ज़ाम में पहला ही क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी का था। डेटा सफिशिएंसी जीमैट एग्ज़ाम का बहुत इंटीग्रल पार्ट है, सिर्फ क्यूए में आता है, एलआर में नहीं पूछा जाता है। तो क्यूए में आई थिंक एज गुड एज 3-4 क्वेश्चंस, एज लॉन्ग एज आई रिमेंबर, कम से कम 3-4 क्वेश्चंस, विच मेक्स मोर देन 10%, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस थे। डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस के ऑर्डर, ऑप्शंस 5 थे। देखिए, जीमैट 5 ऑप्शंस देता है, तो एनमैट में भी 5 ऑप्शंस हैं। ओके, तो 5 ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस भरे हुए थे। तो जो ऑर्डर डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस का जीमैट में होता है ऑप्शंस का, सेम ऑर्डर उन्होंने यहाँ पर रखा हुआ था। तो जीमैट की ऑफिशियल गाइड का क्वांट सप्लीमेंट, उसके जो 150-200 पीएस के क्वेश्चंस हैं और डीएस के क्वेश्चंस हैं, वो लगा लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा हाउ जीमैट क्वेश्चंस आर डिफरेंट फ्रॉम इंडियन एग्जाम क्वेश्चंस। तो ये कहानी थी क्यूए की। अच्छा हाँ, डीआई भी क्यूए का पार्ट था। तो जब आखिरी के 10 क्वेश्चंस बच गए थे और मेरे पास टाइम बहुत कम था, ऐसे में टफ क्वेश्चंस की कैटेगरी में, क्योंकि पहले के क्वेश्चंस मेरे अच्छे हुए थे, डीआई का सेट आया जिसको मुझे मन महसूस कर
तुक्के मारने पड़े जिसमें, और मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं 3 ग्राफ्स को देखूं और फिर उनको सॉल्व करूं। तो टाइम को इवन जो है ऐसे यूज़ करिएगा किसी भी क्वेश्चन को प्लीज़। देखिए, सबसे बड़ी लड़ाई क्या है अडेप्टिव पेपर में, आप क्वेश्चन पास नहीं कर सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं इस पर वापस आ जाऊँगा। जो क्वेश्चन गया वो आप उस पर वापस नहीं आ सकते। इवन आफ्टर क्लिकिंग द नेक्स्ट बटन, आपको अगर ये रियलाइज़ होता है अरे अरे गलत हो गया, तो अब कुछ नहीं हो सकता। कैट में हो सकता है, दूसरे एग्जाम्स में हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता। तो आपको बड़े सोच समझ के करना है, सही करना है, क्योंकि अडेप्टिविटी है, इसके बेसिस पर आपका अगला क्वेश्चन डिज़ाइन होगा, और टाइम भी कम है। तो ये जो साइकोलॉजिकल लड़ाई है, ये बहुत सालों बाद मैंने आज लड़ी। एंड आई विश कि मैंने और सीरियसली लिया होता इस एग्ज़ाम को और इसके भी मॉक वॉक लगा कर जाता, अडेप्टिव मॉक्स, तो बहुत अच्छा होता। आप जीमैट के कुछ मॉक्स दे लीजिए जस्ट अडेप्टिविटी समझने के लिए। ओके, तो जब क्वेश्चंस टफ होने लगते हैं तो वो टाइम लेने लगते हैं। अगर आपको ये अंदर से आवाज़ आ रही है कि क्वेश्चन रियली टफ है, ट्राई करने का कोई पॉइंट नहीं है, तो प्लीज़ आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आगे जब आपके एरिया का क्वेश्चन आएगा उसके लिए आपको फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, गलत मार्क कर दो लेकिन मार्क ज़रूर करो। ऑल राइट, सो दिस वॉज अबाउट QA। मेरे 2 सेट आए थे DI के, आई थिंक 4 क्वेश्चंस के। तो 36 में से 8 क्वेश्चंस तो DI के हो गए, 10 भी मान सकते हैं, मुझे ठीक से याद नहीं है, 4 या 5, 4 ही थे मोस्ट प्रोबेबली। तो मान लेते हैं कि 8-9, मिनिमम 8 मैक्सिमम 10, 9 क्वेश्चंस हो सकता है कि DI के हों। 25% पेपर वॉज DI QA का। अब आता हूँ वर्बल एबिलिटी, जिसमें विश्व के 8वें अजूबे की तरह मेरे QA से भी ज़्यादा स्कोर आ गया। मैं बताता हूँ क्यों आया। मैं बोलता हूँ मेरा वर्बल एबिलिटी वीक है क्योंकि मेरी रीडिंग कमज़ोर है, मेरी रीडिंग स्लो है। ओके, और इसका इम्पैक्ट पड़ा रीजनिंग के पेपर पे भी। अभी मैं VA की बात कर रहा हूँ। तो रीडिंग स्लो है, इसकी वजह से अगर पेपर में मेजरली RC आया होता है तो मेरा स्कोर कम हो जाता है। इस एग्ज़ाम में सिर्फ 2 पैसेज आए हैं और दूसरा पैसेज बहुत बाद में आया। पहला पैसेज मैंने पढ़ के किया, अच्छे से ईजिली हो गया। VA के सेक्शन में बहुत अच्छा खासा एरिया जो है वो सेंटेंस करेक्शन ने रखा हुआ है। अब GMAT के वर्बल में सेंटेंस करेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता था। इनफैक्ट मैंने पढ़ाया भी है टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट। आई हैड अ स्टिंट इन SC क्लासेस। तो मेरे लिए ये क्वेश्चंस इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से जो बने थे बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में, और टेंसेस को कैसे यूज़ करते हैं, क्या होना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, एंड पैरेललिज्म एंड प्रोनाउन एम्बिग्विटी एंड मॉडिफायर्स एंड ईडियम्स, कि फ्रॉम कहाँ लगता है, किसके साथ लगता है, टू कहाँ लगता है, एंड कहाँ लगता है, एट्सेट्रा, ऑफ कहाँ लगता है। तो आपके लिए सेंटेंस करेक्शन इज़ अ केक वॉक। स्टेटमेंट छोटे छोटे हैं, ऑप्शंस में भी कुछ लंबा लंबा नहीं है, तो बहुत जल्दी हो जा रहा है। तो इसकी वजह से मेरे शुरुआती कुछ क्वेश्चन सही हो गए, क्योंकि स्टार्ट सेंटेंस करेक्शन से हुआ। आई एम 100% श्योर कि वो मेरे को आंसर सही है। उसके बाद जब RC आया तो आई वॉज इन द मिडल ऑफ डिफ़िकल्टी लेवल, तो वो भी मैं पढ़ गया, और एक बार पढ़ने के बाद आई थिंक आई वॉज एबल टू आंसर। अगर आपका थोड़ा सा भी कॉम्प्रहेंशन, फोकस, रीडिंग स्पीड एवरेज भी है, यानी मुझसे अच्छा है, तो आप एक बार पढ़कर सारे क्वेश्चन्स आंसर कर ले जाओगे। दोबारा पढ़ने की प्रॉब्लम की वो ज़्यादा मत करिएगा आप, क्योंकि उसके चक्कर में आगे क्वेश्चन छूटने लगेंगे। VA के सेक्शन में वोकैब भर के आई थी। बहुत मुश्किल वर्ड्स नहीं आए थे कि आपने कभी सुने ही ना हो, GRE टाइप। ऐसे वर्ड्स थे जो आपने सुने होंगे, ज़रूर सुने होंगे। अगर आपने न्यूज़पेपर वाली वोकैब तैयार की है तो आपको सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और वोकैब के क्वेश्चंस किस तरह से आए थे, जैसे कि एनालॉजी के फॉर्म में, कि लाइक अभी मुझे थोड़ी देर पहले तक क्वेश्चन याद था, अभी याद नहीं आ रहा। सो हाँ, इफ़ लायन इज़ कार्निवोरस, तो ये बहुत आसान एग्जाम्पल है। लायन रेशियो कार्निवोरस देन इक्वल टू दिस रेशियो दैट। अब उसके ऊपर ऑप्शंस हैं और ऑप्शंस में डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। तो रिलेशन तो बहुत आसानी से आप समझ गए, लेकिन जो वर्ड्स हैं वो इतने डिफ़िकल्ट हैं और क्लोज लुकिंग ऑप्शंस हैं। तो वहीं पे एंटोनिम भी है, सिनोनिम भी है। कभी कभी ऐसा था कि वर्ड्स ही डिफ़िकल्ट हैं और रिलेशन बहुत आसान है। मुझे देखने में समझ में आ रहा था कि ये एंटोनिम्स हैं, ये सिनोनिम्स हैं, लेकिन क्योंकि वोकैबुलरी प्रिपेयर नहीं करता मैं, आई एम सो बिजी टीचिंग क्वांट एंड LRDI फॉर कैट एंड एवरी अदर एग्ज़ाम, ये मुझे कि मौका नहीं मिलता। तो मतलब भर की वोकैब आती है जिससे बातचीत हो जाए, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो वोकैब इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा काम किया है तो ये काम आपके फेवर में होगा। उसके अलावा सेंटेंस कंप्लीशन
क्लोज टेस्ट कहते हैं शायद, सेंटेंस कंप्लीशन, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस भी थे, जिसमें विच प्रिपोजिशन, जैसे 6 ऑप्शन थे, ब्लैंक्स 3 ही हैं, तो करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो 6 ऑप्शन है ABCDEF, और उसके बाद नहीं नो 6 ऑप्शंस हैं और फाइनल ऑप्शंस 5 हैं, तो उसमें लिखा है DABEFA। तो किस ऑर्डर में आप ऑप्शंस में से प्रिपोजिशन चूज़ कर रहे हैं फॉर द पैराग्राफ। पैरा जंबल अच्छा खासा आया था और इजी आया था, मेरे हिसाब से वो इजी है। अगर मुझे वो स्लाइटली एवरेज लेवल या स्लाइटली बिलो एवरेज लगा तो आपको इजी ही लगेगा। तो पैरा जंबल भी अच्छा खासा आया था। सो दिस इज़ अबाउट वर्बल सेक्शन। हाँ, वर्बल सेक्शन में टाइम लिमिट बहुत स्ट्रिक्ट है। यू गेट 28 मिनट्स फॉर 36 क्वेश्चंस। सो एक तरह से समझ लीजिए कि आपके पास 45 सेकेंड, 40 सेकेंड मान के चलो, क्योंकि जो आप मार्क करके और नेक्स्ट बटन पे माउस ले जाते हैं, और उस मान के चलिए कि आपके पास 40 सेकेंड्स ही हैं पर क्वेश्चन। तो वर्बल की ये कहानी है। तो इतना एवरेज होकर भी मैंने अच्छा परफॉर्म किया। क्वांट से जो आई वॉज बिटन बाय द क्वेश्चन जो मेरे छूट गए थे, तो मैंने ध्यान रखा आखिरी क्वेश्चंस में मैंने छोड़ा नहीं, सब में सेम ऑप्शन मार्क कर दिया, CC विदाउट इवन रीडिंग द क्वेश्चन। जब 20 सेकंड बचे थे 5 क्वेश्चंस में मैंने सब में C मार्क कर दिया, शायद तुक्का सही हो गया होगा एक आध, व्हाटएवर। तो देखिए आखिरी के क्वेश्चंस में 2-3 गलतियां हो जाएं कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका ग्राफ ऑलरेडी ऊपर पहुंच चुका है शुरुआत के क्वेश्चंस लगातार सही होने की वजह से। अब आता हूँ द बिगेस्ट सरप्राइज, रादर आई शुड से शॉक, विच वॉज अ शॉक टू मी, द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। अगेन आई एम सेइंग इट वॉज लॉजिकल रीजनिंग, नॉट LRDI। ओके, उनके नज़रों में ये प्योरली लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन वाज एज गुड एज वर्बल एबिलिटी। 60% ऑफ द क्वेश्चंस आर द क्वेश्चंस जो GMAT में वर्बल एबिलिटी में पूछे जाते हैं क्रिटिकल रीजनिंग के नाम से। एक 4-5 लाइन का पैराग्राफ दे देंगे और उसके बाद 2-2, 3-3 लाइन के 5 ऑप्शन होंगे, और आपसे ये पूछा जाएगा कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑथर को सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, ऑथर के आर्ग्यूमेंट को सबसे ज़्यादा वीक कर रहा है, सबसे बेस्ट कंक्लूजन है, इन्फरेंस है, सबसे बेस्ट एजम्पशन है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको GMAT के टेस्ट में मिल जाएंगे, ऑफिशियल गाइड में मिल जाएंगे, फ्री ऑफ चार्ज। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो ऑनलाइन प्रैक्टिस करना है तो GMAT क्लब पे जाकर देख लीजिए। क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर ये जो मैंने आपको 4-5 चीज़ें बताई, इसके ऊपर क्वेश्चंस भरे पड़े थे। तो यहाँ पर देखिए, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जब आता है तो 3 बड़े बड़े पैराग्राफ है, लेकिन उसके ऊपर 5 क्वेश्चन है, वो फिर भी हल्का होता है। क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत भारी पड़ते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन को आपको ध्यान से एक एक शब्द पढ़ना पड़ता है, क्योंकि छोटे पैराग्राफ में न्यूएंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक वर्ड से मतलब फ़र्क हो रहा है, अगर उन्होंने एग्जैक्टली की जगह ऑलमोस्ट लिख दिया, एटलीस्ट लिख दिया, आंसर बदल जाएगा। तो दीज आर प्रैक्टिकली वर्बल एबिलिटी क्वेश्चंस जिनको उन्होंने लॉजिकल रीजनिंग के अंदर दिया था। जो लॉजिकल रीजनिंग हम कैट के लिए प्रिपेयर करते हैं वो एक तरह से मैं कह सकता हूँ आई ही नहीं। वेन डायग्राम आया थोड़ा सा, लेकिन बहुत बेबी लेवल आया था, वो तो सही हो गया। सिलोजिज्म भी क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट है, तो उसके ऊपर भी 2-3 क्वेश्चंस आए थे। और जो मैंने आपको बताया द अदर टाइप ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग, लैंग्वेज बेस्ड रीजनिंग, दैट वाज आस्क्ड। नंबर सीरीज़ के ऊपर बहुत ही भयानक क्वेश्चंस आए थे, मुश्किल थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं हो सकते थे, लेकिन बहुत टाइम, अच्छे खासे टाइम टेकिंग, उनको एनालाइज करने में बहुत वक्त जा रहा है। और आप जानते हैं कि एग्ज़ाम के अंदर जब आप स्टक हो गए, और इवन इन स्पेशली इन एन अडेप्टिव टाइप पेपर, तो आप फिर दिमाग रुक जाता है। आप बहुत सारी वैरायटी नहीं तो काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चंस थे जिनके से अंदर प्रैक्टिकली सीरीज़ का कोड जो है वो यूज़ हो रहा था। अगर आप सीरीज़ क्रैक कर पाए तो ठीक है। तो वो सेट्स के रूप में आए थे, तो एक सीरीज़ है, उसके ऊपर 5 क्वेश्चन है एक ही सीरीज़ के ऊपर। तो अगर आपसे वो सीरीज़ क्रैक नहीं हुई तो आपके 5 क्वेश्चंस गए। तो मेरे साथ ऐसा हुआ, एक सीरीज़ मुझसे क्रैक नहीं हुई, बहुत डिफ़िकल्ट लेवल पे पहुंच गया था तब तक पेपर। तो फूटी किस्मत कि डिफ़िकल्ट लेवल पे पहुंचने के बाद सेट के रूप में क्वेश्चन आ गए। ओके, एक क्वेश्चन अरेंजमेंट में आया था जिसमें मैं चकमा खा गया, क्योंकि आदत है ना कैट जैसे क्वेश्चंस करने की।
तो जब मैंने पढ़ा कि यार क्वेश्चन में तो जो लिखा है इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, फिर पढ़ा तो वर्बल एबिलिटी का यूज़ था, इतने कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस थे कि एक टुकड़ों में पढ़ के तब समझ में आएगा, तब जाके मेरे से वो अरेंजमेंट के क्वेश्चंस तो हो गया, लेकिन क्योंकि दोबारा पढ़ना पड़ा तो टाइम टेकिंग था। तो यहाँ पर भी वो नौबत आ गई कि आखिरी 5 मिनट में 7-8 क्वेश्चंस, 8-9 क्वेश्चंस बचे थे, और जब आपके पास 5 मिनट हो और 8-9 क्वेश्चंस हो तो आपको लगता है यार एक दो तो और सॉल्व कर लो। फिर बात आ जाती है कि सेकंड्स में टाइम बचा है और 3-4 क्वेश्चन बचे, तो आपको तुक्का मारना पड़ता। तो वो यहाँ भी किया था, क्योंकि रीडिंग स्पीड मेरी कम है और बहुत ही ज़्यादा तादाद में, क्वांटिटी में क्रिटिकल रीजनिंग भरा हुआ था पेपर में। तो ये रीजनिंग का पेपर बिल्कुल भी दूसरे एग्ज़ाम्स जैसे रीजनिंग के पेपर जैसा नहीं है, बहुत ही अलग पेपर है। तो जो दोस्त हमारे वर्बल एबिलिटी में अच्छे हैं, रीडिंग स्पीड अच्छी है, कॉम्प्रहेंशन अच्छा है, फोकस अच्छा है, कॉमन सेंसिकली आप इस पेपर को अच्छा कर ले जाएंगे। लेकिन जो लोग रीडिंग में थोड़ा बिलो पॉवर्टी लाइन है मेरे टाइप के तो उनके लिए काफ़ी दिक्कत वाली बात है। क्रिटिकल रीजनिंग प्रैक्टिस कर लीजिए। मैंने जानबूझकर एग्ज़ाम बहुत पहले लिखा था क्योंकि मुझे ये वीडियो बनाना था आपकी हेल्प के लिए। लेकिन आपका एग्ज़ाम प्रॉबेबली या तो एंड ऑफ अक्टूबर में होगा या फिर नवंबर फर्स्ट हाफ में होगा। कुछ लोगों ने तो शायद कैट के बाद प्लान किया होगा, दैट्स ओके। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आपके पास ठीक ठाक टाइम है इन चीज़ों, इन हेड्स के ऊपर तैयारी करने के लिए। सो आई थिंक आई कवर्ड ऑल। अगर कुछ थोड़ा बहुत बचा होगा तो मैं किसी और वीडियो में उसको कॉम्प्लीमेंट्री कवर कर दूंगा। सो आई होप यू लाइक्ड दी एनालिसिस एंड आई होप यू अंडरस्टूड कि हाउ टू प्रिपेयर। देखिए, क्वेश्चन पेपर इजी आया डिफ़िकल्ट आया इसके बारे में बात नहीं हो सकती है एक अडेप्टिव टाइप पेपर में। अडेप्टिव पेपर क्या है कि पार्डन माई लैंग्वेज बट आई हैव टू से इट इन देसी स्टाइल, कि आपकी औकात के हिसाब से क्वेश्चन देगा। आप जहाँ तक झेल सकते हैं वो वहाँ तक डिफ़िकल्टी ले जाएगा। इसलिए अडेप्टिव पेपर के बारे में कभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि पेपर इजी था, डिफ़िकल्ट था, मीडियम था, ब्ला 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 था। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में कहा जा सकता है, पेपर पेंसिल टेस्ट में कहा जा सकता है, अडेप्टिव एग्जाम में नहीं कहा जा सकता। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ अडेप्टिविटी के ऊपर जो वीडियो बनाऊंगा ज़रूर देखिएगा। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टू से। इफ़ यू डिड नॉट, इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस विच आई माइट हैव मिस्ड, please write in the comment section below and I'll be happy to make another video or answer you then and there if the answer is short. So thank you so very much for watching, and I hope it benefits you in some way. Thank you.